8. दोपहर के 1 बज रहे थे। 3 चेहरे एक ऐसे राज के बीच पहुंच चुके थे जहां से लौटना मुश्किल था। ब्लैक रेवन का सीक्रेट बेस, एक ऐसी जगह जहां सिर्फ मौत, मशीन्स और स्पिरिट्स थी। स्पिरिट्स जो कि चैम्बर्स में कैद करके रखी हुई थी। वेदा और आर्यन ने वहां के वर्कर का भेष अपनाया था। आइडेंटिटी बैजेस भी ले लिए थे। सब कुछ परफेक्ट था। और प्रिया, उसने पहना था एक मेडिकल ऑफिसर का लैब कोट। उसका मिशन था सिर्फ देखना, समझना और सब याद रखना। वेदा और आर्यन वल्चरमैन को ढूंढ रहे थे। तब वेदा धीरे से आर्यन से कहते हैं, आर्यन, ऐसे में वल्चरमैन मिलेगा नहीं। ये जगह बहुत ही ज़्यादा बड़ी है और हर जगह सीसीटीवी कैमरास हैं। हो सकता है कोई हम पर नज़र बनाए हो और ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की होगा अगर हम तीनों एक साथ ऐसे चलते रहे, यहाँ वो वल्चरमैन को ढूंढते रहे। मैं क्या बोलता हूँ, तुम कंट्रोल रूम ढूंढो और जो तुम्हारा काम है वही काम करो। वहाँ पर जाओ, हैक करो और मुझे बताओ वल्चरमैन कहाँ पर है। और एक बार वल्चरमैन को जहाँ मैंने आज़ाद कर दिया, फिर जो हमारा फाइनल प्लान था हम उसे अंजाम देंगे। प्रिया भी साथ में जा रही थी तो उन्होंने प्रिया से भी कहा, और प्रिया, तुम हॉस्पिटल विंग के आसपास घूमते रहो। कुछ अलग दिखे बस नोटिस करना, कोई गड़बड़ी नहीं। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस यहाँ वहाँ घूमना है, नज़र बना के रखनी है। वल्चरमैन को मैं ढूंढूंगा। आर्यन यहाँ वहाँ देखता है, थोड़ा सा नर्वस होता है और वेदा से कहता है, सर क्या ये सही रहेगा? मतलब मैं ट्राई कर रहा हूँ। बेस का लेआउट इतना कॉम्प्लेक्स है कि एक एक जगह बहुत मुश्किल से मिल रही है और कंट्रोल रूम में तो बहुत सारे लोग होंगे। मुझसे पूछेंगे ज़रूर, आईडी लेंगे और आईडी कार्ड भले ही हमारे गले में, हमारा फेस कौन सा इनसे मैच हो रहा है? हमने तो इसे जेब में रखा हुआ है कि बस लगे कि आईडी कार्ड है, देख लिया तो। ऐसे में सर बहुत बड़ी परेशानी। पर प्रिया वहां पर नर्वस नहीं थी, उसके अंदर आत्मविश्वास था। वो आर्यन से कहती है, अरे आर्यन, तू बहुत डरता है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सर अपने आप सब संभाल लेंगे। तू भगवान पे भरोसा रख और जा, कुछ होगा तो देखी जाएगी। और हाँ, ये जो ब्लूटूथ है ना, इनसे हमेशा कनेक्ट रहेंगे, आपस में बातें करते रहेंगे ताकि कहीं कोई गड़बड़ हो तो हम एक दूसरे की मदद कर सके। चल अब डर मत, जा। वेदा चुपके से एक एक चैम्बर को देखते हुए अंदर बढ़ रहे थे कि अचानक सामने उन्होंने एक आदमी को देखा, हाथ में सिगार और ठंडा चेहरा। ये कोई और नहीं, ब्लैक रेवन का लीडर था। और वो लीडर वेदा को अच्छे से जानता था। वेदा और ब्लैक रेवन के लीडर की नजरें एक बार को तो मिली, पर तुरंत वेदा पलटकर वहां से जाने लगी। ब्लैक रेवन के लीडर मुंह से सिगार निकालता है और बोलता है, रुक जाओ, आगे मत बढ़ना। वेदा एकदम से रुक जाते हैं। वो भाग भी नहीं सकते थे और छुप भी नहीं सकते थे। अपनी सांस को दबाकर वो रुक रहे। लीडर वेदा की तरफ बढ़ने लगा। भारी कदम जमीन पर पटकते हुए वो वेदा की ओर जा रहा था। लीडर को शक हो रहा था। वो कहता है, मुझे लगता है मैंने तुम्हें पहले कभी देखा है। ये आंखें, ये चेहरा कुछ जाना पहचाना है। पलटो मेरी तरफ, पलटो। वेदा का दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या सब कुछ खत्म हो गया? क्या लीडर ने उन्हें पहचान लिया? मन में अलग अलग तरह के सवाल आ रहे थे कि तभी पीछे से भागते हुए कोई आता है। उसने सफेद रंग के कपड़े पहने हुए थे। वो सीनियर मेंबर था। वो सीधा ब्लैक रेवन के लीडर को कहता है, सर वो चैम्बर नंबर 9 का मैटर बहुत अर्जेंट है, आपको तुरंत आना होगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। आपकी सख्त जरूरत है वहां पर। लीडर पलटता है और उस सीनियर मेंबर की तरफ देखता है, फिर पलटकर वेदा की तरफ देखता है जो पीठ किए लीडर की ओर खड़े थे। पर वेदा की किस्मत अच्छी थी। लीडर सीनियर मेंबर के साथ निकल जाता है। वेदा की सांस में सांस आई
वो तुरंत निकलकर उस डायरेक्शन में बढ़ने लगे जहाँ ये सारे चैम्बर थे। एक एक स्पिरिट्स को वो देख रहे थे। कुछ बहुत ही ज़्यादा ताकतवर थी तो कुछ कमज़ोर थी, कुछ इंसानी थी, कुछ दूसरी दुनिया की थी, और हर चैम्बर को सॉर्ट करके रखा हुआ था। बीच में कुछ कुछ स्पिरिट्स बहुत ही ज़्यादा खतरनाक दिख रही थी। वेदा बस वल्चर मैन के चैम्बर को ढूंढ रहे थे, पर उन्हें ये नहीं पता था कि वल्चर मैन कहाँ कैद है। एक ऐसा कोना जहाँ पर उसे रखा गया था सिक्योरिटी के अंदर। उसके आसपास लोग थे, कुछ डॉक्टर्स भी थे जो शायद कुछ रिसर्च कर रहे थे। वेदा यहाँ वहाँ देखते हैं, मन में एक बार फिर खुद से कहते हैं, वल्चर मैन, हम तुम्हें निकाल कर रहेंगे। तुम अब अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। पर वेदा ये नहीं जानते थे कि उन तीनों के बेस पर, उनके प्लान पर किसी और ने भी नज़र रखी हुई है। वो नज़र सिर्फ उन्हें देख रही है और एक खास मौके का इंतज़ार कर रही है। जब वेदा चैम्बर की तरफ बढ़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ आर्यन छुपते छुपाते एक बड़े मेटल के गेट से अंदर घुस गया। वो कंट्रोल रूम में पहुंचता है जहां बड़े मॉनिटर लगे हुए थे, ढेर सारी स्क्रीन, और एक स्क्रीन अलग जिस पर दिख रही थी रूहों की भीड़ जो अलग अलग चैम्बर में रखी गई थी। आर्यन यहाँ वहाँ देखता है, वहाँ पर कोई भी गार्ड, कोई भी वर्कर नहीं था। उसने फटाफट कंट्रोल रूम को अंदर से बंद किया और ब्लूटूथ के जरिए वेदा और प्रिया तक की बात पहुंचाई कि वो कंट्रोल रूम में पहुंच चुका है। वो यहाँ वहाँ सब चीज़ें देख रहा था और कंफ्यूज होकर कहता है, ये क्या है? ये तो बहुत सारे स्पिरिट्स हैं और हर जगह कैमरा है, और वल्चर मैन ये रहा। आर्य ने तुरंत वेदा से कहा, हेलो सर, सुन रहे हैं आप? वल्चर मैन ब्लॉक डी के चैम्बर 4 में है, लेकिन वहाँ सिक्योरिटी खड़ी है, आपको बहुत संभल कर जाना होगा। वेदा आर्यन की बात सुनकर सीधा बोलते हैं, सिक्योरिटी खड़ी है, समझ गया आर्यन। एक काम करते हैं, तुम सिस्टम को हैक करो, किसी एक चैम्बर का गेट खोल दो, कोई भी जिसमें खतरनाक स्पिरिट हो। उसे खोलने के बाद सबका ध्यान उस तरफ चला जाएगा। और प्रिया, तुम सबको ये बताना कि स्पिरिट आज़ाद हो गई है, सबको वहाँ पर ले आना। रास्ता खाली हो जाएगा, देन मैं जाऊँगा। सारा प्लान फिट है, और जैसे आर्यन मैं तुम्हें ऑर्डर दूंगा, वल्चर मैन को आज़ाद कर देना, और फिर अगला कदम उठाएंगे हम। आर्यन हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, सिस्टम हैक हो रहा है सर, कोशिश कर रहा हूँ मैं पूरी। एंड डन हो गया सर, सिस्टम हैक। अब पूरा कंट्रोल मेरे पास है, हर एक गेट का, कोई भी चैम्बर में खोल सकता हूँ। इस बीच प्रिया भी अपने ईयरबड के जरिए सब सुन रही थी। वो हॉस्पिटल विंग के एक कोने में थी और उसने भी कुछ महसूस किया। प्रिया कहती है, सर यहाँ एक बहुत ही पावरफुल स्पिरिट है, मुझे महसूस हो रहा है, और मुझे लगता है उन सबसे अलग है। आर्यन, तुम इसे आज़ाद कर दो, मैं भी ब्लॉक सी के चैम्बर 9 के सामने खड़ी हूँ, इसे खोल दो, और मैं यहीं से सबको बता दूंगी कि स्पिरिट आज़ाद हो चुकी है। ठीक है प्रिया। आर्यन, उसी स्पिरिट का चैम्बर खोल दो, सबका ध्यान उधर जाएगा, मैं वल्चर मैन तक पहुंच जाऊंगा, एंड जैसे मैं तुम्हें ऑर्डर दूंगा, वल्चर मैन का चैम्बर खोल देना। एक चैम्बर का गेट खुला, अंदर से निकलती एक डरावनी रूह। आग उसकी आंखों में थी, जंजीरें टूटी और हवा में चीखों का तूफान मच गया। गार्ड्स चिल्लाने लगे, सिक्योरिटी ब्रीच, स्पिरिट एस्केप, सब हमारे पास आओ। और प्रिया भी इसी मौके का फायदा उठाती है और सबको ये बात जाकर बताती है, सबका ध्यान अपनी ओर खींचती है। एक स्पिरिट भागी है, सब जल्दी चलिए। और अपनी ओर खींचकर ध्यान वो करती थी उस स्पिरिट की ओर जो भागी है। और ये बिल्कुल परफेक्ट मौका था वेदा के लिए। सबका ध्यान जहाँ उस तरफ गया, वेदा एक छोटी सी जगह से निकलते हुए चैम्बर 4 के सामने पहुंच चुके थे। वहां पर 2 गार्ड खड़े थे। वेदा ने जाकर उन्हें बताया कि एक स्पिरिट आज़ाद हो चुकी है, लीडर ने तुम्हें बुलाया। वो दोनों गार्ड्स वहां से भागे और डॉक्टर भी पीछे पीछे चले गए। अब वहां पर बस वेदा थे, और वेदा के सामने था वल्चर मैन, उस चैम्बर के अंदर कैद।
वेदा उस चैम्बर पर अपना हाथ रखते और वल्चर मैन से कहते हैं, वल्चर मैन, मैं आ चुका हूं तुम्हारी मदद करने। राघव, तुम अकेले नहीं हो, बस कुछ पल और फिर तुम आज़ाद हो जाओगे। पर वेदा ये नहीं जानते थे, इस पूरे केओस के बीच में एक और आंख उन्हें देख रही थी, जो ना स्पिरिट थी ना इंसान। वो था ब्लैक रेवन का असली करता धरता, जिसकी गेम अब शुरू होने वाली थी। जो लीडर ब्लैक रेवन का था, वो तो बस एक प्यादा था, राजा तो कोई और था। और वो राजा ना इंसान था ना ही स्पिरिट। ब्लैक रेवन के बेस में सब कुछ एक प्लान के मुताबिक हो रहा था। आर्यन ने कंट्रोल रूम में छुप कर सिस्टम को पूरा हैक कर लिया था और अब वक्त था पहला कदम उठाने का। वेदा आर्यन से कहते हैं, वल्चर मैन का चैम्बर खोल दो। और आर्यन वहां से पूरे सिस्टम को जिसने हैक किया हुआ था, वो चैम्बर खोलने ही वाला था कि अचानक से वेदा के सर में दर्द होने लगा। वो घुटने के बल बैठ गए। आसपास उनको अजीब आवाजें आने लगी और आर्यन जिस कंट्रोल रूम में था, उसके गेट पर कोई नॉक करने लगा। वो जो स्पिरिट आज़ाद हुई थी, वो प्रिया को आकर पकड़ लेती है और सब प्रिया को घेर कर खड़े हो जाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे उनका पूरा प्लान फेल हो चुका है। Eight. ब्लैक रेवन के सीक्रेट बेस में वेदा, आर्यन और प्रिया अपने प्लान को पूरा करने ही वाले थे। आर्यन ने जैसे ही ब्लैक रेवन के कंट्रोल रूम में चैम्बर का कोड डाला जिसमें वल्चरमैन कैद था, वो उससे पहले खुलता कि एक अजीब सा झटका वेदा को महसूस हुआ। एक जोर का दर्द वेदा के सर में होने लगा। वो घुटने के बल बैठ गए और अपने कानों को बंद करने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तेज फ्रिक्वेंसी निकल रही है जो सिर्फ उन्हें ही सुनाई दे रही है। उसी पल ब्लैक रेवन की सिक्योरिटी कंट्रोल रूम में घुस जाती है। आर्यन को पकड़ लिया जाता है। दूसरी तरफ वो स्पिरिट जो चैम्बर से आजाद हुई थी, जिसे आर्यन ने खोला था, प्रिया को उसने जकड़ लिया था और कुछ ही देर में सिक्योरिटी गार्ड्स वहां पर भी आ जाते और प्रिया को कैद कर लेते। आर्यन और प्रिया दोनों पकड़े जा चुके थे, लेकिन वेदा, उनका सर फटने को हो रहा था। वो चीखना चाहते थे पर चीख ही नहीं पा रहे थे। उनके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। तभी कुछ लोग आते हैं चुपचाप बिना किसी आवाज के और वेदा को वहां से ले जाते। वेदा, आर्यन और प्रिया एक ही जगह, एक ही रूम में थे। ऐसा रूम जहां पर लाइटिंग काफी कम थी और सामने सब खड़े थे। ब्लैक रेवन के सिक्योरिटी गार्ड, सीनियर मेंबर्स और ब्लैक रेवन का लीडर भी। उसके हाथ में सिगार था। वो सिगार का एक कश लेता है, धुआं हवा में छोड़ता है और मुस्कुराता है। वो कुछ बोलता नहीं है। उसके बगल में एक सोफा पड़ा हुआ था, पर वो वहां पर बैठा नहीं बल्कि उसके ठीक बगल में खड़ा रहा। कुछ देर बाद उसने अपना हाथ ऊपर किया। जैसे हाथ उसने ऊपर किया, एक शटर का बैरियर बंद हो गया और ठीक उसी वक्त वेदा का सर दर्द अचानक से ठीक हो गया। वो गहरी सांस लेने लगे और तब उनकी नजर गई उस जगह पर, उसी सोफा पर। वेदा भी सोचने लगे कि आखिर ये सोफा उनके सामने है, पर ब्लैक रिबन का लीडर खड़ा क्यों है और ये कौन सी फ्रिक्वेंसी थी जिसने उन्हें ऐसे आधा बेहोश सा कर दिया था। उनका सर फटने को हो रहा था, पर यहां पर किसी और को यह चीज महसूस नहीं हुई थी। वेदा आर्यन और प्रिया की ओर देखते, जो वेदा को देख रहे थे। उनके चेहरे पर उदासी थी। वेदा की आंखें सोफे पर टिक गई, सोच रही थी कौन होगा ये जिसके लिए ये सब तैयारी की गई और ये सोफा लगा हुआ है। ब्लैक रेवन का लीडर तो सामने खड़ा है, तो ये। तभी एक दरवाजा खुलता है। जितने वहां पर लोग खड़े थे वो सावधान हो जाते। ब्लैक रेवन का लीडर एक कदम पीछे हटता है। वेदा अपने मन में पूछते हैं, ये लोग किसकी राह देख रहे हैं। तभी
भारी कदम जमीन पर रखते हुए एक साया उनकी तरफ आने लग जाता है। काले कपड़ों में, चेहरा धुंध से ढका हुआ था, पूरा अंधेरा। सिर्फ एक साया सबसे अलग चल रहा था, जैसे मौत खुद जमीन पर चलकर आ रही हो। वो शख्स आता है और बिना कुछ बोले सोफे पर बैठ जाता है। वेदा ने उसकी शक्ल देखी। वो इंसान नहीं लग रहा था। चेहरा अजीब था, आंखों में लाल चमक, गले में एक रेड स्टोन वाला लॉकेट जो चमक रहा था, जैसे कि एनर्जी को स्टोर कर रहा हो। वो वेदा की ओर देखता है और ऐसे बात करता है जैसे वेदा को जानता हो। तुझे क्या लगा? तूने मुझे मार दिया? उस शख्स के चेहरे पर गहरी मुस्कान आई। उसने अपनी बात को आगे बढ़ाया। इतना आसान है क्या? उस युद्ध में लगभग मैं मर चुका था, पर मरा नहीं। कुछ सांसें छूट गई, पर तुमने मेरे राजा को मार दिया। उस शख्स ने ब्लैक रिबन के लीडर की ओर देखा और कहा, उस वक्त बस मैं सांसें ले रहा था और इसने मुझे संभाला। मुझे एक नया रूप मिला, एक ऐसी ताकत मिली जो शायद तेरा अंत करने के लिए काफी है। वेदा समझ नहीं पाए ये कौन है और क्या कह रहा है। उनकी आंखें कुछ जाने पहचाने दर्द को महसूस जरूर कर रही थी। वेदा को शक हुआ। वो बोले, तुम कौन हो? जिस पर वो शख्स हल्का सा हंसता है और कहता है, हाँ, तुम तो मुझे पहचान ही नहीं सकते, क्योंकि ये मेरा असली रूप नहीं है। ये तो इंसानी रूप है, थोड़ा सा इस पत्थर की वजह से जो मुझे इस दुनिया का भेज दे देता है। पर हूं तो मैं वही ना जो मैं पहले था, मेरे राजा का खास सेवक, ऐसा सेवक जिसे तूने मारा पर मार ना पाया। देखना चाहता है मैं कौन हूं? देखना चाहता है? उस शख्स ने अपने गले में पहना लॉकेट उतार दिया और जैसे ही उतारा उस जगह का टेम्परेचर बढ़ने लगा। सब लोग एक कदम पीछे हो जाते हैं और तब एक तीखी चमक में वो शख्स अपना रूप बदलने लग जाता है। चेहरा पिघलने लगता है, आंखों से खून के आंसू। औरत, मर्द, कुछ भी कहना मुश्किल। एक ऐसा रूप जो जाना पहचाना था, पर अब पहचान में नहीं आ रहा था। वेदा उसे देखकर एकदम से चौंक जाते। वो अपने असली रूप में आ चुका था। वेदा के जुबान से बस टूटे फूटे दो शब्द निकलते, तू। पर वेदा की आंखों के सामने वो जो बैठा था, उसे वेदा ने पहचान लिया था। ऐसा शख्स या कहीं ऐसा जीव जो शायद मर चुका था लेकिन अब जिंदा। उस लॉकेट की निकलती लाल रोशनी जैसे हवा में जहर घोल रही थी। वो शख्स कौवे जैसा दिख रहा था, पर इंसानी जिस्म में पूरा काला और परों जैसा टेक्सचर, क्रूर, भयानक और एक जिंदा दरिंदा। वेदा की आंखें बड़ी हुई। कालराज, एक नाम जो शायद सब भूल चुके थे। कालराज, उसका नाम ही काफी था अतीत का दर्द उभारने के लिए। अतीत के पन्ने पलटने लगे। ये वही कालराज था जो डीमन लॉर्ड का सबसे खास था। वेदा ने इसे मार तो दिया था, पर शायद कुछ सांसें बच गई थी और उन्हीं सांसों ने इस मॉन्स्टर को दोबारा जिंदा कर दिया। कालराज जोर जोर से हंसने लग जाता है और कहता है, हाँ, कालराज, वही कालराज जिसे तू मारने आया था। ब्लैक रेवन नाम समझकर तुझे लगा नहीं कि इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम ब्लैक रेवन क्यों है? वेदा की सांसें भारी हो जाती हैं। वो सोचने लग जाता है कि उन्हें अब क्या करना चाहिए। तभी कालराज कहता है, तू तो बड़ा समझदार बनता है, और फिर भी ये बात नहीं समझ पाया। जब तुमने मुझे युद्ध में हराया तब मैं बस गिनकर सांसें ले रहा था, पर ये मेरा खास साथी जिसको मैंने यहाँ का लीडर बनाया, इसने मुझे उठाया। लोग इसे मैड साइंटिस्ट बोलते थे,
अलग अलग प्रयोग करता रहता था। लोग तो इंसानों के साथ करते, चूहों के साथ या आत्माओं के साथ करता था, इसलिए लोग इसे पागल कहते थे। पर मैंने इसके अंदर की काबिलियत को देखा, समझा कि ये कुछ न कुछ कर सकता है, और इसी ने मुझे बचाया। शुक्र कर, जब तू डीमन लॉर्ड से लड़ रहा था तब मैं घायल था, वरना तेरा वो हश्र करता। खैर, बीती बातों को मैं याद नहीं करूंगा। बस मैं इतना बताऊंगा कि मैंने अपनी एक नई सेना बनाई है। वो उठा, वेदा के पास आया। उसने वेदा के कंधे पर हाथ रखा और कहा, यह ऑर्गेनाइजेशन, ये पूरा ब्लैक रेवन मेरी बची हुई सांसों का बदला है। इसका डार्क वेब का ज्ञान, टेक्नोलॉजी का चाल और मेरी ये ताकतें, हम इन दोनों को मिलाकर इस दुनिया पर राज कर सकते हैं। कालराज ने अपने पंख बाहर की ओर निकाले और पलटते हुए कहा, जब से तुम इस जंगल में आए हो वेदा, तब से मेरे काक या कहीं मेरे रेवन तुम पर नजर बनाए हुए हैं। तुम्हें क्या लगा तुम्हें कोई देख नहीं रहा? ये जो कैमरे तुम्हें दिख रहे हैं, ये दो जगह दिखाई देते हैं, एक मेरे पास और एक उस कंट्रोल रूम में जिसमें तुम्हारा ये साथी गया हुआ था। और वैसे भी मेरे काक हर जगह रहते, तो मुझे तो पता चल ही रहा था। मैं तो बस तुम्हारे इस खेल को देख रहा था कैसे तुम क्या करोगे। प्लान तो काफी अच्छा था, पर तुम्हारे जाल में खुद ही फंस गए। उसकी बातों में एक ठंडक थी। वो कहता है, जब से मुझे पता चला कि उस डील में तुम्हारा हाथ था, तब से मैं बस बदला लेना चाहता था। मैंने इनमें से किसी को नहीं पता कि मैं वेदा को जानता हूं, और आज पहली बार इन सबको पता चल रहा होगा कि तुम्हारी और मेरी क्या दुश्मनी है। और इन सब के सामने मैं मेरे राजा का बदला लूंगा, बताऊंगा कि तूने कितनी बड़ी गलती कर दी थी हमसे लड़कर, हमसे। Eight. ब्लैक रेवन के बेस पर उस अंधेरे हॉल में कालराज अपने सिंहासन के सामने खड़ा था। हवा में एक अजीब सी सुगंध थी, जैसे बरसों से बंद एक कब्रिस्तान की नकारात्मकता उसमें खुली हो। वेदा, आर्यन, प्रिया, ये सब जंजीरों से जकड़े हुए थे। उनकी आंखों में थकान थी, लेकिन हौसले अब भी जिंदा थे। प्लान लगभग फेल हो चुका था, या कहीं पूरा ही फेल हो चुका था। काल ने उन सब पर एक जीत की नजर डाली, फिर हल्की सी हंसी के साथ कहा, वेदांत, सब कुछ प्लान के मुताबिक जा रहा था, हाँ, पर अब लगता है तुम्हारा प्लान फेल हो गया। सन्नाटा छा गया। उस एक लाइन में नफरत भी थी और एक छुपी हुई हरारत भी। तभी वेदा ने अपनी जंजीर की आहट के साथ गर्दन उठाई। उनकी आंखों में एक पुरानी रोशनी झलक रही थी, एक उम्मीद की रोशनी। वेदा थोड़े तीखे लहजे में कालराज से कहते हैं, सही कहा तुमने, मेरा प्लान फेल हो गया, पर सिर्फ आधा। पूरा का पूरा फेल तब होगा जब मैं हार मान जाऊंगा, और हार मैंने मानी नहीं है। प्लान तेरे हिसाब से मेरा पूरा फेल हो गया, पर तुझे क्या लगता है मैं यहां पर सिर्फ एक प्लान के साथ आया था? क्या मेरे पास कोई बैकअप प्लान नहीं था? मेरे पास बैकअप प्लान का भी बैकअप प्लान है। आर्यन, वो आ गया। आर्यन के चेहरे पर भी एक छोटी सी मुस्कान उभरी। कालराज के हाथ थोड़े कसने लगे। उसने अंधेरों से कुछ शब्द फूके, लेकिन उसके जादू से पहले ही हवा तेज होने लगी। छत के ऊपर से एक आवाज गूंजी। एक काला साया ऊपर से नीचे आया। ये कोई और नहीं, वल्चर मैन था, जो हवा में उड़ता हुआ नीचे आता है और सीधा वेदा के सामने आकर खड़ा हो जाता है। प्लान पूरी तरह से फेल हुआ नहीं था। दरअसल इससे पहले कि वो कंट्रोल रूम में जो आई कार्ड्स थे आर्यन को पकड़ पाते, आर्यन ने जल्दी से
वल्चरमैन का चैम्बर खोल दिया था, जिससे धीरे धीरे वल्चरमैन आज़ाद हो रहा था और वह आज़ाद हो चुका था। वल्चरमैन ने सीधा ब्लैक रेवन के लीडर पर हमला किया। कालराज ये देखकर बहुत हैरान हो गया और बोला, ये कैसे हो सकता है? ये आज़ाद कैसे हो गया और ये तुम्हारी तरफ क्यों है? वल्चरमैन ने लीडर के चेहरे को पकड़कर उसे जमीन पर घसीट दिया। वो दोनों हवा में उलझे, पंखों के थपेड़े और गुस्से के वारों के बीच पूरा चैम्बर गूंजने लगा। उस कन्फ्यूजन के बीच अभी कालराज ये सब होते हुए सोच रहा था कि उसे क्या करना चाहिए कि तभी पीछे से राघव आता है और चुप कर उन तीनों की जंजीरों को तोड़ देता है। राघव कुछ नहीं कहता और बस वहां से भाग जाता है। एक के बाद एक जैसे सबकी जंजीरें खुली, आर्यन तुरंत उठकर चुपके से निकल पड़ा। उसकी मंजिल थी कंट्रोल रूम, क्योंकि अब प्लान को आखिरी दिशा दिखाने की जरूरत थी। चैम्बर का हर कोना अब जिंदगी और मौत के बीच मैदान बन चुका था। वेदा ने एक गहरी सांस ली और कालराज की तरफ कदम बढ़ाए। उनकी चाल में न गुस्सा था न घबराहट, सिर्फ एक वचन। वेदा उस कालराज की ओर देखते और कहते, तू मुझे अंधेरे में खींच लाया, अब वही अंधेरा तुझे खा जाएगा। कालराज गुस्से से दहाड़ता है, दोनों हाथ उठाता है और उसके आसपास अंधेरा घूमने लग जाता है। लेकिन इस बार वेदा तैयार थे। उनके हाथ में एक चमकती हुई रोशनी थी, एक अस्त्र या कहें एक कुल्हाड़ी, और ये कुल्हाड़ी अपने आप उनके पास आ गई थी, जैसे उनमें समा चुकी है। और जैसे वेदा उसका वाहन करते हैं वो अपने आप उभर आती है, जैसे वो सफ़ेद रंग की तलवार थी जो वेदा के हाथ ऊपर करते ही बिजली से बनकर आती थी। और ये वैसी ही थी जो वेदा की ताकतों के साथ मिल चुकी थी। और वेदा सीधा वार करते कालराज पर। प्रिया ने शटर के पास खड़े गार्ड को देखा जो शटर खोलने जा रहा था, और अगर ये शटर खुल जाता तो फिर से वेदा बेसुध हो जाते, उनका सर दर्द होने लगता और कमज़ोर पड़ जाते। उस गार्ड के पास जाती और एक घुमावदार किक के साथ उसका हाथ जमीन पर रख देती है। प्रिया गहरी सांस लेती है और आर्यन से कहती है, आर्यन तुम सारे चैम्बर खोल दो, सभी स्पिरिट्स को आज़ाद कर दो। वो आज़ादी के लिए भटकेंगे और जितने गार्ड्स हैं यहाँ पर उनका ध्यान भटकाएंगे, क्योंकि इन गार्ड्स ने ही उन स्पिरिट्स को यहाँ पर कैद किया, तो उनके अंदर गुस्सा बहुत है। वो हमारी मदद तो नहीं करेंगे पर ना चाहते हुए कर देंगे। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? आर्यन कंट्रोल रूम के कॉरिडोर से भागता हुआ पहुँचता एक बड़े मॉनिटर के सामने। गार्ड्स उसके पीछे थे, लेकिन वो तुरंत पैनल हैक करता है, कोड एंटर करता है और स्क्रीन ब्लिंक करने लग जाती है। एक्सेस ग्रांटेड। आर्यन ये देखकर बहुत खुश होता है और अपने आप से कहता है, वेदा और कालराज के बीच में फिर से एक लड़ाई शुरू हो गई थी। ऐसी लड़ाई जो शायद खत्म हुई नहीं थी। बिजली से चमकती है, पूरी जमीन हिल जाती है, रूहें चीख उठती हैं। कालराज झटका खाकर पीछे गिरता है, लेकिन फिर से उठता है। कालराज की आंखों में अब गुस्सा था। वो चिल्लाते हुए कहता है, सर अब आपकी रोशनी और ये अंधेरा, देखते हैं क्या सवेरा लाता है। कालराज पीछे हटा, लेकिन हारने के मन से नहीं। उसने अपनी आंखें बंद की और कुछ मंत्र जैसे शब्द बोलने लगा। हवा एकदम से भारी होने लगी और जमीन कांपने लगी। उसके चारों तरफ काली धुंध घने बादलों की तरह घूमने लगी। हर घूमती लहर के साथ उसका शरीर और भी अधिक शक्तिशाली होने लगा। उसका रूप बदलने लगा, आंखों में नीलापन, शरीर पर काले छाले और पीछे उभरते हुए 7 काले हाथ जैसे शैडोज। ये कालराज का एक कोई अलग ही रूप था, और शायद जो यहाँ पर रिसर्च हो रही थी इन स्पिरिट्स के ऊपर, उनकी शायद शक्तियों को कालराज के अंदर भेजा जा रहा था, और कालराज की कुछ शक्तियों को उनके अंदर डालकर उन्हें और ताकतवर बनाकर डार्क वेब पर, ताकि फाइनेंशियली वो लोग वीक ना हो और अपनी एक आर्मी भी वो लोग खड़ी कर सके। आज ब्लैक रेवन के पास कालराज जैसा ओनर, उसका तेज दिमाग वाला लीडर जो कि मैड साइंटिस्ट था, और हाईटेक हथियार, साथ ही में स्पिरिट्स जो कि बिल्कुल एक आर्मी की तरह तैयार थी उनसे लड़ने के लिए। कालराज गरजता है और कहता है, मैं वो हूं जो कभी खत्म नहीं हो सकता। जब तू मुझसे लड़ा
तब की बात कुछ और थी। अब मैं तैयार हूं। मैंने तुझे तब कम मांगा था, आज नहीं आंकूंगा। आज अपनी पूर्ण शक्तियों के साथ ही लड़ूंगा। तभी आसपास के ब्लैक रेवन के गार्ड्स हमला बोल देते हैं। मशीन गन, प्लाज्मा ब्लास्टर और एनर्जी रोड्स के साथ वेदा की ओर बढ़ते। गोलियां चल रही थी और एक गोली हवा को चीरती हुई वेदा के सीने की तरफ बढ़ी। सब कुछ एकदम स्लो मोशन में चलने लगा। वेदा समझ नहीं पा रहे थे वो क्या करें। आती हुई गोली तो दिख रही थी पर हटने का वक्त ही नहीं था। बिल्कुल हवा को चीरती हुई वेदा की तरफ आई कि तभी एक वाइट ब्लू ग्लोइंग स्पिरिट अचानक हवा में प्रकट हो जाती और वेदा के सामने आकर उस बुलेट को ऑब्जर्व कर जाती है। वो रोशनी भाप बनकर गायब हो गई और एक पल के लिए सब कुछ रुक सा गया। वेदा, जो इस चीज से हैरान नहीं थे, आत्मविश्वास से खड़े होते हैं और कहते हैं, ओह, आती हुई गोली को देखकर मुझे तो लगा शायद, पर ठीक है, जैसा मैंने सोचा था वही हो रहा है। कल्ट, और शायद थोड़ी देर में कल्ट के लोग भी आ जाएंगे। खैर दूर होंगे, पर तब तक आत्माएं मुझे बचा कर रखेंगी इनकी। लेकिन उसके बाद जैसे लॉक खुल गया हो, चैम्बर के कोने कोने से बहुत सारे स्पिरिट्स निकलने लगी। कभी नीली, कभी पीली, कभी बिल्कुल सफ़ेद, बस रंग से दिख रही थी। कुछ रो रही थी, कुछ चिल्ला रही थी, पर सबके चेहरे पर एक ही भाव था, आज़ादी। स्पिरिट्स हवा में घूमने लगी, कुछ गार्ड्स के अंदर घुस गई, कुछ उनकी आंखों के सामने आके उन्हें बेहोश कर गई। ब्लैक रेवन अब एक बैटलफील्ड बन चुका था, पुरानी रूहों का मैदान बन चुका था। सब आपस में लड़ रहे थे। वेदा ने तुरंत अपने ब्लूटूथ माइक से आर्यन से संपर्क किया। उनका स्वर तेज था लेकिन संवेदनशील भी। वेदा कहते, आर्यन, वो सारे स्पिरिट्स आ चुकी हैं, कंट्रोल तुम्हारे पास है। अब बारी आ चुकी है अपना आखिरी कदम रखने की। थोड़ी देर का पॉज लेते हैं और कुछ सोच कर कहते हैं, और तुम दोनों, आर्यन और प्रिया, अब चले जाओ यहां से। आर्यन, तुमने तुम्हारा काम कर दिया, सिस्टम हैक करके सब चैम्बर्स को खोल दिया, वल्चरमैन को आज़ाद करा दिया, और अब तुम्हारी ड्यूटी हो गई, और प्रिया तुम्हारी भी। अब आगे का काम मेरा है। ये जंग अब मेरी है। तुम अपने आप को सेफ रखो और यहां से निकलो। आर्यन ने स्क्रीन पर स्पिरिट्स के इंडिकेट्स देखे। रेड डॉट ब्लिंकिंग ग्रीन होने लगे। प्रिया उसके पास खड़ी थी, चिंता उसकी आंखों में भी थी। आर्यन कीबोर्ड पर कुछ टाइप करता है। सारे लोग कोड्स ओवरराइड हो रहे हैं। 3, 2, 1। सर, हो गया जैसा आपने मुझे कहा। अब बस आपके पास 4 से 5 मिनट है। हम आपका बाहर इंतजार करेंगे। प्रिया थोड़ी चिंतित हो गई। वो बोली, आर्यन, क्या हम सच में सर को छोड़कर जाएंगे? जिस पर आर्यन नरमी से जवाब देता है, जाना पड़ेगा, सर का ऑर्डर है। और मैं जानता हूं सर ने वादा किया था वापस आएंगे, और वो वापस आएंगे। हमें जाना होगा। वेदा ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और ऐसा लग रहा था जैसे वो सभी स्पिरिट से कोई बात कर रहे हो, अपने दिल की बिना होठ हिलाए कुछ बातें उन तक पहुंचा रहे थे। और ये बात कालराज को भी सुनाई दे रही थी। कालराज जो वहीं पर खड़ा अंतर ध्यान हुआ पड़ा था, एक एनर्जी शील्ड बना रहा था। कालराज अपनी शक्ति को और भी ज्यादा बढ़ा रहा था। वो जोर से चिल्लाता है और कहता है, मैं इन सबको फिर से कैद कर लूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। वेदा अभी भी शांत थे। वो मजबूत स्वर में कहते हैं, तो इन रूहों को कैद करेगा, ये रूहें आजाद होंगी। इसका फैसला तू नहीं, अब मैं करूंगा। तेरी उल्टी गिनती चालू हो चुकी है कालराज। ब्लैक रेवन का वो पेज बिल्कुल एक जंग का मैदान बन चुका था, जहां पर लड़ाइयां चल रही थी, रूहें आजाद हो चुकी थी, और अब बस पारी थी
वेदा के आखिरी कदम की। आर्यन और प्रिया स्पेस से जितना जल्दी हो सके निकल रहे थे और उनके निकलते ही वेदा अपना वो आखिरी कदम सामने लाते, जिससे या तो वेदा का भी अंत हो जाएगा या ये पूरा ब्लैक रिबन का बेस तबाह, और साथ ही साथ उस कल्ट का भी असली चेहरा सामने आ जाएगा। Eight. ब्लैक रेवन का वो सीक्रेट बेस अब पूरी तरह युद्ध भूमि बन चुका था। अंदर वेदा, कालराज, ब्लैक रेवन का लीडर, वल्चर मैन और ढेर सारे स्पिरिट्स थे, और बाहर आर्यन और प्रिया जो वेदा के प्लान के अनुसार आखिरी कदम उठा आए थे। वेदा के सामने था कालराज, अपने पूर्ण शिखा पर शक्तियों से भरा हुआ अजय, चारों ओर हाईटेक हथियार लिए ब्लैक रेवन के गार्ड्स जो बिना रुके वेदा पर हमला कर रहे थे। लेकिन हर बार एक अदृश्य शक्ति वेदा को घातक वारों से बचा देती, वही शक्ति जो जानते थे वेदा कि उन्हें बचाने जरूर आएगी, जो उस कल्ट की है। और इसमें भी कोई भी देरी नहीं थी कि शायद उस कल्ट के मेंबर भी आते हों वेदा को बचाने के लिए, क्योंकि वेदा को वो जिंदा चाहिए। वेदा के पास वो अस्त्र है जो अस्त्र उन्हें चाहिए, और सिर्फ वेदा ही है जो उस अस्त्र को उठा सकते हैं। गुरुजी के बाद अंदर जो आत्माएं चैम्बर से आज़ाद हुई थी वो वेदा की तरफ से लड़ रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि वेदा ने ही उन्हें एक तरह से मुक्त करवाया है। और वल्चर मैन भी उन्हें आदेश दे रहा था। उसमें कई स्पिरिट्स ऐसी थी जो कि बहुत ही ज़्यादा ताकतवर थी, कुछ बस कमज़ोर थी, और जो स्पिरिट्स बाहर पहरेदारी कर रही थी वो भी अंदर आ चुकी थी, और वहाँ स्पिरिट्स में आपस में लड़ाई चल रही है। वल्चर मैन ब्लैक रेवन के लीडर से लड़ रहा है और वेदा कालराज से। लड़ाइयाँ भिड़ी हुई थी, पर वेदा ये भी जानते थे कि ब्लैक रेवन का डिस्ट्रक्शन मोड ऑन हो चुका है, जो कि आर्यन ने हैक करके काउंटडाउन सेट कर दिया। 5 मिनट के अंदर ये बेस पूरा ब्लास्ट हो जाएगा और अंदर जो भी होगा कोई भी नहीं बचेगा। खैर, आत्माओं को तो इन सब से कोई फर्क पड़ता नहीं है। जो गार्ड्स हैं, ब्लैक रेवन का लीडर है, कालराज है। वेदा को अब किसी भी तरह इमरजेंसी एग्जिट से बाहर निकलना था, इससे पहले देर हो जाए। एक तरफ ब्लैक रेवन के गार्ड्स उन पर हमला कर रहे थे, दूसरी तरफ कालराज उनसे लड़ रहा था, और वेदा बस किसी न किसी तरह यहाँ वहाँ भाग रहे थे। प्रिया और आर्यन बाहर खड़े बहुत ही ज़्यादा घबराए हुए थे और बस घड़ी की ओर बार बार देख रहे थे। प्रिया घबराई हुई आवाज़ में कहती है, आर्यन, हमें जल्दी कुछ करना होगा। सर अंदर है और कुछ ही मिनट बचे हैं। अगर वो वक्त पर बाहर नहीं आ पाए तो वो भी। आर्यन फिर से घड़ी की ओर देखता है और कहता है, प्रिया तुम चिंता मत करो, सर बाहर आएंगे, मैं उन्हें जानता हूँ, और वैसे भी वो कल्ट वाले उन्हें मरने नहीं देंगे। अगर कुछ होता भी है तो वो किसी न किसी तरह सर को बचा ही लेंगे। बस 2 से 3 मिनट ही बचे थे। आर्यन को इतना पता था कि अगर ये बेस तबाह होगा तो शायद ये पूरी पहाड़ी टूट जाए, और जहाँ पर वो खड़े हैं वो भी। इसलिए उसने जल्दी से WWH में फ़ोन किया और कहा, हेलो वाइस प्रेसिडेंट, मैं आर्यन बात कर रहा हूँ। हम ब्लैक रेवन के बेस के अंदर घुसे थे, हमने वहाँ पर सभी चैम्बर खोल दिए, सभी आत्माएं आज़ाद करा दी, और मैंने सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड ऑन कर दिया। पर अंदर एक कालराज है और सर उससे लड़ रहे हैं, पर किसी तरह वो बाहर ज़रूर आएंगे। पर अगर वो ब्लास्ट होगा तो ये पूरी पहाड़ी शायद टूट जाए, इसलिए हमें मदद चाहिए। अब कुछ भी करिए, मदद करिए। सामने से वाइस प्रेसिडेंट जवाब देते हैं, आर्यन, हमसे बिना पूछे तुम प्लान बनाते हो, प्लान बनाने के बाद भी हमें बताते नहीं हो, और एन मोमेंट पे तुम ये कह रहे हो। खैर, मैं कुछ करता हूँ, तुम मुझे अपनी लोकेशन भेजो, पास के मैं किसी भी आर्मी बेस से हेलीकॉप्टर अरेंज करवाता हूँ जो तुमको वहाँ से निकाल देगा। जल्दी करो। वेदा अब थक चुके थे, मगर हार मानने का सवाल नहीं था।
कालराज उनसे लड़ने को आ रहा था, पर वेदा बस यहाँ वहाँ भागते जा रहे थे। और वेदा को ऐसे भागता हुआ देख कालराज कहता है, बस वेदा, हार गया, भाग गया, यही थी ना? तू भी मेरी शक्तियों को देखकर डर चुका है। वेदा भले कमजोर थे, भाग रहे थे, पर वो जवाब जरूर देते हैं, नहीं कालराज, मैं डरता नहीं हूं, बस तू ये नहीं समझ पा रहा कि तेरा समय खत्म हो चुका है। वेदा ने अपनी अंतिम शक्ति समेटी और उन आत्माओं को आदेश दिया जो उनकी बात को मानने लगे थे। वो सारी आत्माएं एक बार के लिए कालराज को पकड़ लेती और कालराज उनको इधर उधर फेंकता रहता। वेदा बस भागते रहते। उन्हें इमरजेंसी गेट मिल ही नहीं रहा था। सारे मेन गेट बंद हो चुके थे, बस एक गेट था उस पूरे बेस का जो खुला हुआ था, इमरजेंसी एग्जिट। वेदा यहाँ वहाँ भागते हुए बस उस गेट को ढूंढ रहे थे और खुद से बड़बड़ाते हुए कहते हैं, कहाँ गया वो गेट, कहाँ गया? बाहर खड़े आर्यन और प्रिया बस हेल्प का वेट कर रहे थे। तभी वाइस प्रेसिडेंट का फोन आता है और वो बताते हैं, आर्यन, हेलीकॉप्टर का अरेंज हो गया, बस वो थोड़ी देर में तुम्हारे पास पहुंचता होगा। क्या वेदा बाहर आए? आर्यन बेस की ओर देखता है और कहता है, अभी नहीं, बस आते ही होंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि वो बाहर आ जाएंगे। तो वहाँ पर बहुत अंधेरा भी रहता ना, बस किसी तरह बाहर आ जाएं। वेदा का भी बस एक ही मकसद था, इमरजेंसी गेट को ढूंढकर वहां से निकलना, पर गेट मिल नहीं रहा था। तभी राघव आता है, वही वल्चरमैन का छोटा रूप, बच्चे की आत्मा वो। और राघव वेदा से कहता है, वेदा उसके पीछे चल देते हैं। राघव भागते हुए उन्हें उस गेट की तरफ लेकर जा रहा था। पीछे से ब्लैक रिवन के गार्ड्स आते रहते, हमला करते रहते, पर हर बार एक रहस्यमयी शक्ति वेदा को बचा देती, वेदा का ढाल बन जाती। अब सिर्फ कुछ सेकंड ही बाकी थे और तभी कालराज भी पीछे से आ जाता है। उसकी आंखों में गुस्सा और पंखों में आग थी। कालराज गरजता है और कहता है, तू मुझसे भाग नहीं सकता वेदा, ये सब मुझसे छीन कर तू जीत नहीं पाएगा। वेदा अपनी कुल्हाड़ी निकालते हैं, मैं भाग नहीं रहा हूं, मैं ये सब कुछ खत्म कर रहा हूं। मुड़ते हैं और एक तेज वार करते हैं। अपनी पूरी ताकत से वेदा ने कुल्हाड़ी उस कालराज की ओर फेंकी। वो कुल्हाड़ी सीधा कालराज के पंख को चीरते हुए निकल गई। कालराज जमीन पर गिर पड़ा, उसका पंख बिखर चुका था। उसी वक्त वेदा और राघव तेजी से इमरजेंसी गेट तक पहुंचते और बाहर निकलते। बाहर निकलकर वेदा भागना शुरू करते। वो पीछे मुड़कर नहीं देख रहे थे। तभी एक तेज विस्फोट होता है, वेदा जमीन पर गिर जाते। दूर आर्यन और प्रिया उन्हें देख रहे थे। वो भागकर वेदा को उठाते। वो पूरा बेस ब्लास्ट कर गया। ये एक भीषण धमाका था जिसकी गूंज आसपास के पहाड़ों तक गई और वो भी हिल उठे। धरती हिलने लगी, जमीन फटने लगी। जहां आर्यन, प्रिया और वेदा खड़े थे वो हिस्सा भी नीचे की ओर खिसकने लगा। प्रिया चीखते हुए कहती है, सर हम नीचे गिर रहे हैं। आर्यन यहां वहां देखता है और कहता है, हमें कुछ ना कुछ करना होगा। कहां पर है वो? आ गया हेलीकॉप्टर। एक हेलीकॉप्टर उनकी ओर आ रहा होता है। ये वही हेलीकॉप्टर था जिसे WWH ने आर्मी यूनिट से कहकर भिजवाया था। वह हेलीकॉप्टर तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था और आखिरी सेकंड्स पर आकर ही उस हेलीकॉप्टर ने उन तीनों को रेस्क्यू किया। नीचे का पूरा इलाका, वो पहाड़, वो बेस बस राख में तब्दील हो चुका था। हवा में भटकती आत्माएं अब आज़ाद थी। वल्चरमैन भी अब आज़ाद था। वेदा देखकर खुश हो ही रहे होते कि तब एक काली परछाई नजर आती है, जैसे कोई टूटता तारा हो जो तेजी से जंगल की ओर चला गया। एक अनजानी शक्ति जो शायद अभी भी जीवित थी और कहानी शायद अभी भी इसकी पूरी हुई नहीं थी। कुछ था जो पीछे छूट गया था, पर यह ऐसा था जिसके बारे में वेदा को कोई भनक ही नहीं थी। Eight. वो डरावनी रात, वो डरावना दिन, ब्लैक रेवन का बेस, कालराज, ब्लैक रेवन का लीडर,
ब्लैक रिबन के गार्ड्स। शायद सब कुछ शांत हो चुका था, सब कुछ खत्म हो गया था, पर एक परछाई जो उस ब्लास्ट के बाद वहां से निकली, वेदा के मन के अंदर एक संदेह छोड़कर चली गई। वो परछाई सीधा जंगल की तरफ गई। अब वेदा ये नहीं जानते थे कि काल राज है या कोई ऐसी स्पिरिट जो उन चैम्बर्स में कैद थी और मौका देखकर ऐसे निकली जैसे किसी के नज़र में ना आना चाहती हो, क्योंकि वहाँ पर जितनी स्पिरिट्स थी उन सबको वेदा तो नहीं जानते थे। बस इतना है कि जब वो शटर खोला था जिसे ब्लैक रिबन के लीडर ने खोला था, तो वेदा को एक बहुत ही टेंस और खतरनाक एनर्जी सेंस हुई थी, जिसकी वजह से वो अपना होश खो बैठे थे। और जब दोबारा से ब्लैक रिबन के लीडर ने उस शटर को खोलने के लिए हाथ ऊपर किया, तो प्रिया ने जाकर वहां खड़े गार्ड को मारा, जिससे शटर खोल ना पाया और अंत समय तक वो शटर बंद रहा। कहीं ये उसी शटर के अंदर बंद कोई ऐसी ताकत तो नहीं थी जो कालराज अपनी दूसरी दुनिया से लेकर आया हो, ऐसी ताकत जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो। वेदा के मन में इतने सारे सवाल थे कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऊपर से वो कल्ट, उस कल्ट की स्पिरिट्स ने वेदा को बचाया तो था, पर जो मेन लीडर था मैकुलस, वो नहीं आया था और उनके कोई मेंबर भी नहीं आए थे। हालांकि बस कुछ स्पिरिट्स थी जो वेदा को बचा रही थी। वेदा का एक तरह से पूरा प्लान काम कर गया था, या कहीं पूरा प्लान काम नहीं भी कर गया था, क्योंकि ब्लैक रिबन तो खत्म हो गया, उनका बेस खत्म हो गया। अब ब्लैक रिबन जल्दी दिखाई नहीं देगा। अगर वो जो परछाई गई वो कालराज ना हुआ तो। खैर, कल्ट अभी भी बचा था, काफी चीजें अभी भी बची थी जो करनी थी, और वो काली परछाई वेदा को बार बार एक नाइटमेयर दे रही थी। जब भी वेदा आंख बंद करते तो वो काली परछाई वेदा के सामने से गुजरती, सीधा उस जंगल में जाती। वेदा का सर दर्द होने लगता। वेदा को उस दर्द का एहसास रह रहा था जो उस वक्त हुआ था। वह एनर्जी बहुत ही ज्यादा टेंस थी, बहुत ही ज्यादा डार्क थी। खैर, अगले दिन वेदा, आर्यन और प्रिया को लेकर बनारस वापस आ चुके थे। स्मृति को भी उन्होंने बता दिया था कि ब्लैक रिबन खत्म हो चुका है। अब ब्लैक रिबन से डरने की जरूरत नहीं है, पर कल्ट अभी भी है और शायद उससे लड़ने के लिए वेदा को और ताकतों की जरूरत है। हालांकि उनके पास उनका वो अस्त्र तो है, पर अगर उनके पास कोई और ऐसी ताकत हो जो उन्हें बूस्ट दे सके, तो आसानी से उस कल्ट को हरा सकते हैं। फिलहाल के लिए रात काफी हो चुकी थी। वेदा बनारस लौट चुके थे और अपने कक्ष में लेटे हुए थे, पर उन्हें चैन की नींद आ ही नहीं रही थी। जैसे वो अपनी आंखें बंद करते, वही दृश्य उनके सामने चलने लग जाता। खैर, बड़ी मुश्किल के बाद कहीं उनकी आंख लगी और फिर फुसफुसाहट से खुली। कोई था जो फुसफुसा रहा था, पर वेदा तो मंदिर के अंदर थे। वेदा एकदम से खड़े होते। ये आवाज मंदिर के बाहर से आ रही थी। ढेर सारी डरावनी आवाजें, ऐसे जैसे कि कोई समूह खड़ा हो। वेदा को एक पल के लिए डर लगा। ये कौन हो सकता है? इतनी सारी आत्माएं वेदा के मंदिर के बाहर बनारस में। वेदा धीरे धीरे कदम रखते हुए मंदिर के मेन द्वार की ओर जाते और दरवाज़ा खोलते, तो जो देखते हैं उससे उनकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। सामने दर्जनों आत्माएं खड़ी थी जो बस वेदा की ओर देख रही थी। कुछ डरावनी थी, कुछ डरावनी नहीं थी, कुछ डार्क थी, कुछ ठीक ठाक थी। कुछ मर्द, कुछ बच्चे, कुछ औरतें, कुछ ऐसा लग रहा था जैसे किसी और ही दुनिया के जीव हों। काफी अजीब से लग रहे थे, पर उन्हीं आत्माओं के बीच में एक चेहरा जाना पहचाना था, या कहे दो चेहरे, एक वल्चर मैन और एक राघव। वेदा उन्हें देखकर चौंके और बोले, राघव और वल्चर मैन, तुम इन सब के साथ? सब कुछ ठीक है ना? वल्चर मैन आगे आता है और कहता है, हाँ, सब कुछ ठीक है वेदा, पर हमें मुक्ति चाहिए। खैर, तुमने मुझसे वादा किया था, या कहे मेरे बाल रूप से, कि तुम हमें मुक्ति दिलाओगे, और हम मुक्ति चाहते हैं। और ये सब भी वो आत्माएं हैं जो उस ब्लैक रिबन के कैद से आज़ाद हुई हैं, और इन सबको भी मुक्ति चाहिए।
इसलिए मैंने अपने साथ ले आया। कोई परेशानी तो? वेदा ने एक लंबी सांस ली और मुस्कुरा उठे। वह सोच रहे थे यहाँ पर क्या हो रहा है, पर जैसे उन्हें पता चला कि ये सब यहाँ पर क्या करने आए, उन्होंने चैन की सांस ली। वो हल्का सा मुस्कुराते हुए ही कहते हैं, अरे नहीं नहीं, परेशानी क्या होगी मुझे, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। खैर, लग जाओ लाइन में और एक एक करके आओ। गंगा तट के किनारे वेदा चादर बिछाकर बैठ जाते हैं। उनके एक तरफ ढेर सारे दिए रखे हुए थे जिनमें वो तेल डाल रहे थे और बाती लगा रहे थे। एक एक आत्मा आगे आते जा रही थी। वेदा एक दिया रखते, उसे जलाते, कुछ मंत्रों का आह्वान करते और वो आत्मा उस दिए में कैद हो जाती, जिसे पत्ते के दोने में रखकर वेदा गंगा माँ की गोद में डाल देते। और जाते जाते उस अग्नि से एक रोशनी निकलती जो शायद उन्हें मुक्ति दे देती। वो द्वार एक ऐसा द्वार था जिससे उन भटकती आत्माओं को मुक्ति मिल जा रही थी। हर बार कोई न कोई आत्मा आती जिसे वेदा मंत्र पढ़कर दिए में उतारते और मुक्ति प्रदान करते। ऐसे करते करते ढेर सारी आत्माओं को उन्होंने मुक्ति दे दी। नदी में पत्ते के दोने तैरते हुए जा रहे थे, मुक्ति मिलती जा रही थी, आत्माओं को शांति। हर दिया रात का कालिमा काटता जा रहा था। आखिरी में वल्चर मैन और वो राघव आता है। वल्चर मैन काफ़ी भावुक हो जाता है और कहता है, वेदांत, मैं तुम्हारा जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। मैं जब इंसान था मैंने बहुत कुछ सहा, आत्मा बन के भी मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। बस बदले की आग में मैं चलता रहा। मैंने मेरे बाल रूप को नहीं देखा जो कि मुक्ति चाहता था। हालांकि मुझे मुक्ति ऐसे मिलती भी ना। वो बदले की आग, वो मुझे अंधा बना दे रही थी। तुम आए और तुम्हारी वजह से मैं समझ पाया कि शायद ये दुनिया मेरे लिए है ही नहीं। कभी कभी ऐसा होता है, शायद मेरे पिछले जन्म का कोई कर्म होगा, बुरा कर्म, जिसकी वजह से मैं अगले जन्म में ऐसा था। मैं जो भी है, मैं मुक्ति चाहता हूँ बस। और तुम्हारा धन्यवाद कि तुम आए और हम दोनों एक ही साथ जाएंगे। अंत में एक ही हैं, एक ही मिल जाएंगे। वेदा धीमे स्वर में उसकी ओर देखते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, कोई बात नहीं वल्चर मैन, धन्यवाद मत कहो, ये मेरा काम था। और तुम सबको मुक्ति दिलाकर मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। और हाँ, तुम दोनों तो एक ही हो, तो एक साथ ही जाओगे। वल्चर मैन, अच्छा लगा तुमसे मिलके और बहुत बुरा हुआ था तुम्हारे साथ। चाहता हूँ कि सब इंसानों के अंदर अच्छाई आ जाए। वो बाहरी सुंदरता देखकर अंदर की सुंदरता को जज ना करें। इंसान इंसान होता है। मैंने तो बहुत से ऐसे लोग देखे ना जो सुंदर होते हैं पर दिल उनका काला होता है, और ऐसे बहुत से लोग देखे जो थोड़े बदसूरत दिखते हैं पर दिल के बहुत अच्छे होते हैं। खैर, इंसान है, गलतियों का पुतला है। वेदा ने दिया जलाया। वल्चरमैन की आत्मा उसमें समाई और फिर शांत जल की लहरों में वेदा ने दोनों हाथों से उस दोने को समर्पित किया। जाते जाते वेदा देखते हैं कि उस दिए में से सीधी एक रोशनी निकलती है जो कि आसमान की ओर जाती रहती है। वेदा ने जब आसमान की ओर देखा तो ऐसी ढेर सारी रोशनियां थीं, या कई छोटे छोटे रोशनी के गोले जो कि आसमान की ओर जा रहे थे, और दूसरी तरफ से एक बड़ा रोशनी का गोला उभर कर बाहर आ रहा था। ये सूरज था। वेदा ने देखा रात ढल गई और सुबह हो गई। ये करते करते उन्हें पता ही नहीं चला कब रात का अंधेरा कट गया। काफ़ी चीज़ें बदल चुकी थी, काफ़ी चीज़ें शांत हो चुकी थी, और वेदा के मन में भी एक शांति सी थी। वेदा गंगा माँ की गोद से थोड़ा पानी उठाते हैं, अपने ऊपर ऐसे छिड़कते हैं, धन्यवाद करते हैं उन्हें इतनी शक्तियाँ देने के लिए, उन्हें इतनी समझ देने के लिए कि वो दूसरों की मदद कर पा रहे हैं। वेदा को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि आज उन्होंने इतनी आत्माओं को मुक्ति दिलवाई है। कितना ही समय बीत गया था कि किसी आत्मा को मुक्ति उन्होंने दिलाई नहीं थी, और आज उनका मन बिल्कुल हल्का हो गया। वेदा वापस से मंदिर की ओर जाने लग जाते हैं, नहाने के लिए, अपने पूजा पाठ का कार्य शुरू करने के लिए। तभी फिर से वो परछाई उनके दिमाग में आ जाती है। वो परछाई जा नहीं रही थी। क्या वो कालराज था या कोई और? अगर कालराज है
तो वो लौटेगा ज़रूर। और अगर वो कोई और है तो वेदा को उसे ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि जितनी एनर्जी उसकी थी वो कुछ तो खतरनाक है। 8, दोपहर के 2 बज रहे थे। जंगल के बीच में पहाड़ों से घिरी एक जगह, ऐसी जगह जहां पहले कभी ब्लैक रिबन का सीक्रेट बेस हुआ करता था। पर 2 हफ्ते पहले वहां पर कुछ ऐसा हुआ जिससे वो पूरा बेस तबाह हो गया और एक खंडर में बदल गया। काफ़ी न्यूज़ फैली, काफ़ी कुछ हुआ और इस मुद्दे को काफ़ी दबाया भी गया। पर जब तक ये पूरी बात अब थी, काफ़ी अफवाहें फैल चुकी थी। अफवाहें ऐसी कि यहाँ पर आत्माएं थी, अफवाहें ऐसी कि यहाँ पर ह्यूमन बॉडी पर रिसर्च किया जाता था। काफ़ी अफवाहें थी। अफवाहें तो ये भी फैल चुकी थी कि जैसे एरिया 51 है, वैसे इंडिया के पास ये ब्लैक रिबन का बेस था। आधी बातें सच थी और आधी बातें झूठी। खैर, आम लोगों तक ये बात आग की तरह फैल चुकी थी और सबके लिए ये बात करने का एक मुद्दा था। हर कोई इसके ऊपर बातें कर रहा था, डिबेट हो रही थी, यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर भी इसकी काफ़ी चर्चा हो रही थी। ये एक ट्रेंडिंग टॉपिक बन चुका था। और इसी चीज़ को देखते हुए 3 दोस्त, ऋषि, वीर और आन्या, ये व्लॉगर थे जो व्लॉगिंग किया करते थे अलग अलग जगहों पर जाकर। चैनल काफ़ी दिनों से अच्छा खासा चल नहीं रहा था, तो इन्होंने सोचा क्यों ना ऐसी जगह जाकर व्लॉग बनाया जाए और उसे हॉन्टेड दिखाकर, चाहे भले वो फेक ही क्यों ना हो, व्यूज़ तो मिल ही जाएंगे। दिमाग में ये आइडिया रख वो किसी तरह वहाँ पर पहुँच जाते। खैर, वहाँ पर जो सबूत वगैरह थे, जो चीज़ें थी, उसे तो उठा लिया गया था। बस वहाँ पर वो एक खंडहर ही बचा था, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो वहाँ पर कोई सिक्योरिटी के लिए भी नहीं था। लोग डर कर वहाँ पर नहीं जाते थे। पर इन तीनों के अंदर डर नहीं था, या कहीं डर था पर व्यूज़ इन्हें चाहिए थे, इसलिए वहाँ पर ये पहुँच गए। तीनों उस जगह को देखते हैं। खंडर, टूटी हुई इमारतें, मिट्टी, कुछ लोहे के टुकड़े, स्क्रैप्स, चैम्बर्स, टूटे हुए कांच, सब कुछ। दूसरी तरफ घना जंगल और उसके पार पहाड़। ऋषि आसपास देखता है और अपना कैमरा निकालता है और कहता है, ओह, हम आ गए। अब यहाँ पर हम अगर अपना व्लॉग शूट करेंगे तो रीच बहुत बढ़िया मिलेगी। ट्रेंडिंग टॉपिक है एंड हम पहले होंगे जो यहाँ पर आए हैं व्लॉगिंग करने के लिए। मज़ा आ जाएगा। जल्दी से अपना कैमरा ऑन करते हैं और काम शुरू कर देते हैं। आन्या हल्के से डर के साथ कहती है, काम तो शुरू कर देते हैं, पर मैंने तुमसे पहले कहा था ये जगह ठीक नहीं है। पर तुम दोनों के कहने पर मैं साथ में आ गई और मुझे लग रहा है यहाँ पर आना मेरा फैसला गलत था। कितना डरावना है ये। वीर हंस पड़ता है और वो बोलता है, अरे आन्या, इतने में डर गई तू? ऐसे हम कितनी जगह गए हैं जिसको हमने हॉन्टेड बताया, और पता इन हॉन्टेड वाले ब्लॉग्स में कितने व्यूज़ आते हैं। थोड़ा आसपास दिखाते हैं एंड फिर कुछ हॉरर सिनेरियो बनाएंगे और व्यूज़ ही व्यूज़, है कि नहीं ऋषि? चल तू कैमरा ऑन कर। वो अपनी व्लॉगिंग शुरू कर देते हैं, जहाँ पर ऋषि कैमरे को संभालता है और सब चीज़ें दिखाने लग जाता है। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। काफ़ी दिनों से एक न्यूज़ फैल रही है इस जगह को लेकर एंड आप बिलीव नहीं करेंगे हम कहाँ पर आए हैं। हम उसी जगह पर आए हैं जिसे हॉन्टेड कहा जाता है। एंड आप देखिए, ये पूरी जगह खंडर हो चुकी, टूट कर बिखर चुकी है। और वो जंगल, यहीं पर कहा जाता है कि एक सीक्रेट बेस था जहाँ पर दुनिया से छुप कर कोई रिसर्च की जा रही थी। और हमारा चैलेंज ये है कि हम एक रात यहाँ पर बिताएंगे और देखेंगे यहाँ पर होता क्या है। व्लॉग अच्छा खासा शूट हो रहा था। टूटे हुए सीमेंट, खौफनाक ग्रिफ्टी,
पुराने चैम्बर, सब कुछ वो दिखा रहा था। तभी एक उसे बड़ी सी दीवार दिखी जो टूटकर नीचे गिरी थी और उस पर बना हुआ था ब्लैक रेवन का लोगो। उसे देखकर आन्या सीरियस हो गई और बोली, ये देखो, ब्लैक रेवन का लोगो। ब्लैक रेवन, नाम में कितना डार्क लगता है ना। तुम दोनों मस्ती कर रहे हो पर बात यहाँ पर बहुत सीरियस है। 2 हफ्ते पहले कुछ लोग आए थे छुपकर यहाँ। उन्होंने इस पूरे बेस को उड़वा दिया क्योंकि यहाँ पर कुछ इलीगल हो रहा था, कुछ ऐसा जो इस दुनिया का था ही नहीं। ऐसी न्यूज़ में तो आ रहा है, बट कुछ तो है यहाँ पर ऐसा। मुझे तो बहुत अजीब सा फील हो रहा है। वीर यहाँ वहाँ देखता है। वीर थोड़ा सा आगे आता है और कहता है, अजीब सा फील हो रहा है, कहीं भूत वूत तो नहीं था? देखकर तो लग रहा, देख डिमोनिक सिंबल बने हुए। मैं भी यहाँ पर किसी को बुलाया जा रहा था। आन्या वीर की तरफ देखती है और कहती है, बस करो ना, डराने का कोई मतलब नहीं है मुझे यहाँ पर। वैसे भी व्लॉगिंग करने आए ना, डर तो आना ही चाहिए, ठीक है, बट हाँ, हमको अपना ध्यान रखना पड़ेगा। ऋषि हल्का सा हंसा और उसने अपनी व्लॉगिंग को आगे कंटिन्यू किया, पर बीच में ही आन्या ने कहा, अच्छा ठीक है, ये सब बोलना बंद करो और व्लॉगिंग शुरू करो। कंटेंट अच्छा है तो व्यूज तो आएंगे ही। बाकी अभी धीरे धीरे कुछ बातें ऐड करूंगी इस जगह के बारे में, ठीक है। ये सब करते करते रात हो चुकी थी। जंगल और भी ज़्यादा खामोश हो गया था। उन्होंने कैंप लगाया, कैमरा बंद हो चुका था, बस अब कैजुअल बातें चल रही थी। वीर बैठकर आराम से साइड बाय साइड एडिटिंग कर रहा था और बातें भी कर रहा था। खाना बन रहा था। ऋषि ऐसे बैठा है और उन दोनों से कहता है, सुनो, जैसे हम हर जगह करते ना, कुछ फेक क्लिप शूट करते हैं। देखो, हम यहाँ पर खाना बना रहे हैं, मैं अभी अपना कैमरा ऑन करता हूँ, तू वीर टेंट में रही हो, मतलब कि लोगों के सामने टेंट में रहेगा तू। मैं नहीं दिखाऊंगा तुझे, कहूँगा वो अंदर एडिटिंग कर रहा है एंड हम दिखाएंगे हम दोनों यहाँ पर खाना बना रहे हैं। बस ऐसा लगेगा कि बहुत नॉर्मल सा है, हम अपडेट दे रहे हैं बस। तू जंगल में जा, ठीक है, तू वहाँ से कुछ हरकत करियो, चीखियो, कुछ करियो, तो हम ऐसे दिखाएंगे और यहाँ पर कुछ हो रहा है, यहाँ पर कुछ आ गया है, तो हॉरर सिनेरियो पूरा बन जाएगा। फिर हम कहेंगे कि हम वीर की तरफ जा रहे हैं, बीच में कट डालेंगे, ऐसे मैं नीचे गिर जाऊँगा, मतलब झूठ का, फिर वहाँ पर कट डाल देंगे, तू भाग कर आ जियो, और फिर हम तीनों ऐसे एक्ट करेंगे जैसे कि हाँ मुझे भी आवाज़ आई थी, ये वो, ये जगह सेफ नहीं है। सही रहेगा ना? वीर हल्का सा हंसा और बोला, हाँ यार ये सही, और टेंशन मत ले, एडिट तो मैं कर ही दूंगा। मैं जल्दी से जाता हूँ, कुछ हरकत वगैरह करूँगा, तुम एक्ट करना, और जैसे तू यहाँ पर गिर जाए ना, जो अपना कैमरा ना बंद कर दियो, एंड फिर मुझे बताना, मैं भाग कर आऊँगा, टेंट के अंदर जाऊँगा, एडिटिंग शुरू कर दूंगा, और फिर वापस से वहीं से कैमरा ऑन करके उठाना और अंदर आना, ठीक है, बस। पर आने कोई चीज़ सही नहीं लगी। वो कहती है, जंगल के अंदर कुछ कहीं गड़बड़ ना हो जाए। काफी देर इस बात पर बहस होती, पर आखिर में आन्या मान जाती है और वो अपने प्लान को बढ़ाने का सोचते हैं। रात होती है। वीर लैपटॉप साइड रखकर चला जाता है जंगल के बीच में, और ऋषि अपना कैमरा ऑन करके बस अपडेट दे रहा होता है कि खाना बन रहा है, हम यहीं पर रुके हुए हैं, काफी डरावना माहौल है। तभी जंगल से आवाज आती है। ऋषि और आन्या को तो लगता है कि ये आवाज वीर निकाल रहा होगा। पेड़ तेजी से हिलने लग जाते हैं। ऋषि और आन्या डरने की एक्टिंग करते हैं और बताते हैं कि वीर अंदर टेंट में है, एडिटिंग कर रहा है, उसे जाकर बताना पड़ेगा। पर उससे पहले जो इनका फेक पूरा सिनेरियो था, जो इन्होंने बनाया था, वो कुछ आगे बढ़ता, उड़ता हुआ सिर उनके सामने आकर गिरा। ऋषि को लगा कि शायद वीर ने वहां से कुछ फेंका होगा, तो कैमरा जल्दी से उस चीज की ओर करता है जो जंगल से उड़कर आई थी। वो कुछ और नहीं बल्कि वीर का कटा हुआ सर था। ये देखकर आन्या जोर से चीख पड़ी और ऋषि भी डर गया। उसे समझ आ गया यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो चुकी है। वो वहां से भागने का फैसला करते कि तब एक जोर की चीख पूरे जंगल में गूंजती है। ऋषि जल्दी से कैमरा ऑन करता है और भागते हुए बताना शुरू करता है, ये क्या है?
हमने तो ये सोचा नहीं था कि ये हो जाएगा। आन्या काफी डरी हुई थी। वो भागते हुए कहती है, ऋषि सोच मत, भाग यहां से। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि नहीं करते ये सब, पर नहीं, भागो। जंगल ने उन्हें लपेट लिया। किसी साय का चेहरा उनके पीछे आया। वो चिल्ला रहा था। कैमरा गिर गया। आखिरी फ्रेम में बस कैमरे पर खून उड़ा। अगली सुबह सब कुछ शांत सा हो गया। कैंप वैसे का वैसे ही रह गया। बस कैंप के पास एक कटा हुआ सर पड़ा था जो कि वीर का था। उससे कुछ दूर ऋषि की लाश, जिसे टुकड़ों में बांट दिया गया था, और उससे आगे आन्या, उसका भी हाथ पैर काट दिया गया था। और कैमरा दूसरी तरफ पड़ा हुआ था। बस वो खून से नहा चुका था। 2 दिन बाद ऋषि, वीर और आन्या जब अपने घर वापस नहीं आए तो उनके पेरेंट्स ने उनकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई। उनको नहीं पता था कि वो तीनों कहाँ गए। अक्सर वो ऐसे ही चले जाया करते थे ब्लॉगिंग वगैरह के लिए। इस बार भी वो चले गए थे पर वापस नहीं आए। उनका फ़ोन भी नहीं लग रहा था, या कहीं फ़ोन लग रहा था पर कोई उठा नहीं रहा था। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन ट्रैक की। सिग्नल लास्ट बार मिला ब्लैक रिवन के पास, वही जगह जहां ऑफिशियली जाना तो मना था। खैर, कुछ देर बाद सब वहां पर पहुंचते हैं। पुलिस वाले, फॉरेस्ट ऑफिसर और उन तीनों के पेरेंट्स, जो वहां की दशा देखकर जोर जोर से रोने लग जाते हैं। सब इंस्पेक्टर शेखावत आगे आता है और वहीं पर पड़े एक फ़ोन को उठाकर कहता है, ये वही जगह है, जीपीएस यहीं का सिग्नल दे रहा था। तुम सब एक काम करो, जंगल का एरिया देखो, मैं यहां पर छानबीन करता हूं। फॉरेस्ट ऑफिसर पाटिल यहाँ वहाँ देखते हैं और कहते हैं, ऑफिसर, ये एरिया बंद किया गया था, यहाँ पर हम किसी को आने नहीं दे रहे थे। ये लोग पता नहीं चुपके कहाँ से आ गए, और पता नहीं इनके साथ ये सब किसने किया होगा। देखकर तो लग नहीं रहा किसी इंसान का काम है, ना ही किसी जानवर का। चारों तरफ सिर्फ खंडर, सन्नाट और एक अजीब सी ठंडी हवा थी। वो कैमरा भी उन्हें मिल जाता, खून से नहाया हुआ, और जब उसकी फुटेज चेक की जाती है तो सबके होश उड़ जाते हैं। ऑफिसर शेखावत काफ़ी हैरान होते और कहते हैं, ये लास्ट फुटेज में ये छवि देखो, ये कोई इंसान नहीं है, यहाँ पर कोई ना कोई तो बात हुई है। और ये जो बेस था, कहा जाता था यहाँ पर आत्माएं कैद है। हो सकता कुछ बचकर भाग गई हो, कुछ डरावनी। फिर तो WWH को कांटेक्ट करना पड़ेगा, वही कुछ कर सकती है। हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। WWH को कांटेक्ट किया गया और उन्होंने कहा कि वो अपना बेस्ट गोस्ट हंटर वहां पर भेजेंगे। वो गोस्ट हंटर जिसके लिए वो जगह नई नहीं होगी। Eight. यूट्यूबर्स अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा व्लॉग शूट करने गए थे पर वापस आए नहीं। कैमरा उनका मिला, फुटेज भी, पर उनका असली अंजाम सिर्फ जंगल जानता था। खैर, पुलिस वाले आते, फॉरेस्ट ऑफिसर आते हैं और ये सब चीज़ देखकर वो बस एक ही बात बोलते हैं कि किसी ऐसे को बुलाना पड़ेगा जो इसका स्पेशलिस्ट हो, WWH का सबसे बेस्ट गोस्ट हंटर। अगले दिन दोपहर के करीब 2 बज रहे थे। जंगल के उसी हिस्से में एक जीप आकर रुकती है। उस जीप से उतरता है एक इंसान, कदम ठहरे हुए, आंखों में जज्बा। वो सीधा वहां पर खड़े पुलिस इंस्पेक्टर के पास जाता है। पुलिस इंस्पेक्टर और फॉरेस्ट ऑफिसर उस शख्स को देखकर समझ जाते हैं कि WWH का सबसे टॉप का गोस्ट हंटर आ चुका है। एजेंट वी, या कहें वेदा। वेदा वहां पर जाते ही आसपास देखना शुरू कर देते। लाशें तो अब तक वहां से चली गई थी, पर खून के धब्बे अभी भी जमीन पर थे, सूख गए थे पर ताजे थे। वेदा उन्हें एक एक करके देखते
आसपास देखते। कुछ तो था या कुछ अभी भी है। उन्होंने पलटकर देखा तो दूसरी तरफ खंडर पड़ा हुआ था, टूटा हुआ खंडर, ब्लैक रिबन का वो पेज जहां से अभी भी वेदा को नेगेटिव एनर्जी सेंस हो रही थी। स्पिरिट्स तो आजाद हो गई थी, पर पीछे छूट गई थी उनकी छवियां, वो छवियां जो अभी भी उस पूरे इलाके को हॉरर बना रही थी। वेदा ने देखा था जब वो ब्लैक रेवन का बेस टूट रहा था तो एक स्पिरिट आजाद हुई थी, एक काले रंग की स्पिरिट जो हवा की रफ्तार के साथ जंगल के अंदर चली गई। जहां बाकी की स्पिरिट्स मुक्ति चाहती थी, वो एक स्पिरिट छुप गई। अब वेदा को यह नहीं पता था कि ये कालराज है या कोई और स्पिरिट, क्योंकि वेदा इतना भी जानते थे कि उस ब्लैक रिवन के बेस में एक ऐसी स्पिरिट थी जिसका जब शटर खोला गया था तो वेदा कमजोर पड़ने लगे थे, उनका सर फटने लगा था और उन्हें शक था कि शायद ये स्पिरिट वही थी। वेदा यहां वहां देखते और फिर इंस्पेक्टर शेखावत के पास जाते। इंस्पेक्टर शेखावत अपना हाथ वेदा की ओर बढ़ाता है और कहता है, मिस्टर वेदा, आई होप आपको यहां तक आने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। खैर, मैं आपको यहां का सिनेरियो थोड़ा बता देता हूं। यहां पर मैं 3 लाशें मिली, ना तो उन्हें किसी जानवर ने मारा और ना ही किसी इंसान ने। उन्हें बहुत ही बुरी तरीके से मारा गया और इसलिए हमने आपको यहां पर बुलाने का सोचा। वेदा हाथ मिलाते और कहते, इंस्पेक्टर, आपकी बात को मैं समझ रहा हूं। खैर, मैंने फाइल देखी थी, उसमें फोटोज थी और उसे देखकर लग भी रहा था ये किसी जानवर का काम नहीं है, ये किसी नेगेटिव एनर्जी का ही काम है जो कि बहुत ही पुरानी है और बुरी भी। हमने वो कैमरा तो एविडेंस में डाल दिया, पर मैंने फुटेज निकाल लिया और फुटेज मेरे फोन में है, देखिए आप। शेखावत ने अपनी जेब से फोन निकाला और वो फुटेज दिखाने लगे जो आज ही उन्होंने उस कैमरे से अपने फोन में डाली थी। फुटेज में आखिरी में एक शैडो दिख रही थी जो ट्रीज के बीच में तेजी से गुजर रही थी। वेदा ने देखा यह ठीक वैसी शैडो थी जैसी उन्होंने उस दिन भागते हुए देखी थी। स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और सुनाई देती है आन्या की चीख। वेदा जेब में हाथ डालते और जंगल को थोड़ा एक्सप्लोर करने का सोचते। वो वापस से जीप में बैठे और उन्होंने ड्राइवर से कहा कि मुझे थोड़ा जंगल के अंदर तक लेकर जाओ, जहां